अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ नाइट। मैं हूं डॉक्टर सजाद बुखारी। नाज़रीन, आलमी अमन के पैरोकार या सो कॉल्ड उनके दिफा के लिए बढ़ चढ़कर और पेश पेश जो ताकतें रही हैं, वो मशरिक़ी वस्ता की सूरत हाल पर एक मुजरिमाना गफलत और एक खामोशी का मुजाहरा कर रही हैं, जो कि आलमी अमन के लिए न सिर्फ ख़तरा है बल्कि दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी का जो ख्वाब देखा जा रहा है वेस्ट की जानिब से, वो कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। क्योंकि अगर मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर काबू ना पाया गया, यमन, लबनान, ईरान और इसराइल की जो कशीदगी है, अगर इसे ना रोका गया तो माहिरीन ये समझते हैं कि खुदा न ख्वास्ता थर्ड वर्ल्ड वॉर, जो कि उसके लिए इंतहाई तगोदो की गई लीग ऑफ नेशन के बाद अक़वाम मुत्तहिदा का क़याम अमल में आया। ताकतवर ममालिक ने अपने मफादात को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए एक चार्टर मुरतब किया और उस चार्टर के तहत एक सेल्फ़ डिफेंस यानी अपने दिफा की एक लाइन या एक चार्टर में इजाफी तौर पर लिख दिया गया। गो कि उसके अगराज़ व मकासद जंग की तबाहकारियों से बचना था, लेकिन अपने दिफा के लिए किसी मुल्क की सलामती पर हमला कर देना या उसकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी पर हमला कर देने को जायज़ करार दिया गया। बज़ाहिर नज़र यह आ रहा है, कल के बाद हम देख रहे हैं कि तल अबीब और तेहरान में कशीदगी जो है वो अब मज़ीद बढ़ सकती है। अमेरिका की कौमी सलामती कौंसिल के तर्जुमान ने कह दिया है कि 1 अक्टूबर को ईरान की जानिब से जो इसराइल पर बैलिस्टिक मिज़ाइलों का हमला था, ये उसका रद्द अमल है। और साथ में उन्होंने ये कहा कि तल अबीब की जानिब से अपने दिफा की मशक की गई है। यानी ये बहुत हैरान कुन भी है। पुश्तपनाही अपनी जगह पर डेफिनेटली एग्जिस्ट करती है, पुश्तपनाही भी नज़र आ रही है। ताकतवर ममालिक एक दूसरे की के मफादात को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए आउट ऑफ द वे भी जाते हैं, लेकिन इस सूरत हाल पर कैसे काबू पाया जा सकता है? हमारे दफ्तर ख़ारजा ने यानी पाकिस्तान ने, हमारे वज़ीर आज़म ने अपनी ट्वीट में ईरान के ख़िलाफ़ इस जारियत के इक़दाम को कहा है कि ये शदीद तशवीश का बायस है और इसकी हम शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। और उसके साथ साथ पाकिस्तान, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, उर्दन, ओमान समेत दीगर जो ममालिक हैं, उन्होंने इन हमलों की मज़म्मत की है। ख़ुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी और बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। बैनुल अक़वामी कवानीन तो नाज़रीन अपनी जगह पर, लेकिन जंगी जराइम का मुर्तकिब और इर्तिकाब करने वाला नेतन्याहू अपने पागलपन से बाज नहीं आया और इस पूरे खित्ते और पूरे आलम के अमन को चैलेंज और दाव पे उसने लगा दिया है। इसके लिए क्या हिकमत अमली होनी चाहिए? ख़ास तौर पर मुख्तलिफ जो फॉर्मेशंस हैं, जहाँ जहाँ सफ़बंदियाँ हो रही हैं, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हैं, ऑकस बना, क्वाड बना, दूसरी जानिब हमारा सार्क और उसके साथ साथ फिर SCO है। उसके अलावा अब हम ब्रिक्स को देख रहे हैं कि ये क्या अपना कलीदी किरदार अदा करते हैं, क्योंकि P5 के 2 रुकन जो ममालिक हैं वो इस कशीदगी पर और इस हालिया हमले पर तशवीश का इजहार कर चुके हैं और बारहा इसका उन्होंने जिक्र भी किया। इस पर तफसीलन बात करेंगे अपने माहिरीन और जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनका तारुफ करवाते चलें। ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिनाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, दिफाई उमूर के माहिर हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, आपने PTV को वक्त दिया। सैयद मोहम्मद अली साहब भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, माहिर हैं कौमी सलामती उमूर के। मोहम्मद अली साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिद कियानी साहब भी कुछ देर में हमें ज्वाइन करेंगे, फॉर्मर इन्वेस्टर हैं और इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में बाबर गौसी साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। ब्रिगेडियर साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। दिफाई एक तो दिफाई एक जियो पॉलिटिकल, उसके बहुत सारे आस्पेक्ट हैं, बहुत सारे पहलू हैं जिन पर बात की जा सकती है, लेकिन आलमी अमन के लिए इज़राइल की इस जारियत का क्या नतीजा बरामद हो सकता है? क्योंकि ईरान भी अपने दिफा का हक महफूज रखता है और ईरान इसका बरमला इजहार भी कर चुका है और अमेरिका ने यह कहा है गो के ये उनकी मिलिट्री जो बेस हैं या फौजी तनसीबात हैं उस पर हमला किया गया है, तो किसी आयल के डिपो पर या किसी पेट्रोलियम जो उनकी तनसीबात हैं उस पर हमला नहीं किया गया, क्योंकि स्टेट ऑफ हुर्मस का एक बहुत बड़ा मसला है, तो उससे बच गए हैं। तो क्या लगता है आपको, ये इजराइल की कोई हिकमत अमली थी डेलिब्रेटली, या आपको लगता है कंसिस्टेंसी नजर आ रही है उनकी इस पॉलिसी में? जो रात को अब डॉन अटैक किया है इसराइल ने ईरान के ऊपर, उसके ऊपर अगर मैं क्विकली इसका एनालिसिस आपको कर दूं अगर, तो मैं समझता हूं कि ये जो इन रिटेलिएशन जो इससे पहले तकरीबन 4 हफ्ते पहले ईरान ने हमला किया था हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद, और उससे पहले इस्माइल हानिया को जो तेहरान में जो शहीद किया गया था, तो उसकी वो एक किस्म की सीक्वेंस था जिसमें कि मिसाइलों से तकरीबन 250 मिसाइलों ने फायर किए थे और खातर उन्होंने तल अबीब में नुकसान ही पहुंचाया था। अब
उस वक्त भी जो अटैक था उसमें भी रिस्ट्रेंट के जो स्टेटमेंट्स ईरान की जानिब से भी आई और मुख्तलिफ जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने भी रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया था। आज भी जो डॉन अटैक किया है इसराइल ने ईरान के ऊपर, उसमें भी उनकी एलिमेंट आवाज ऑफ नहीं आ रही है। रिस्ट्रेंट है कि ना उनकी किसी सिविल न्यूक्लियर जो उनकी इंस्टॉलेशन है उस पर हमला किया, ना ही किसी ऑयल एक्सप्लोरेशन हो रही है वहां पे हमला किया। तो एक किस्म का अगेन जो है एक रिस्ट्रेंट वाला ये हमला था, जिसके कहते हैं कि इनके जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम ईरान का था उन्होंने उसको हिट ये किया हवा दोबारा ले में, लें, और मैं उस तरह आपकी की जो आवाज है नहीं सुन नुकसान रहा। नहीं हुआ और ईरान के मुताबिक कोई 2 शहादतें हुई हैं। तो ये तमाम चीजों को अगर आप देखें तो मैं समझता हूँ इससे क्विक एनालिसिस अगर मैं कर दूं कि क्या हम वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जा रहे हैं, रीजनल वॉर की जानिब, तो मैं समझता हूँ कि ऐसा शायद नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि एस्केलेट हो सकता है, एक रीजनल वॉर की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि आपके जो इस वक्त जो हालात है मिडिल ईस्ट में, स्पेशली अब्राहम अकॉर्ड्स के बाद जब उसने यूएई ने, बहरीन ने, सूडान ने, इजिप्ट ने और मोरक्को ने जब इसके साथ सेटलमेंट की थी, और उसके साथ इजिप्ट और जॉर्डन जो इससे पहले ही सफारती ताल्लुकात हैं, एमबीएस जो है वो भी एक इंडिकेशन दिखा रहे थे कि शायद वो भी सफारती ताल्लुकात में जाएंगे। तो इन लार्जर पिक्चर आप देखें तो मिडिल ईस्ट में अरब ममालिक जो है इस पर डिवाइडेड है। लेकिन अभी जो हमले जो हुए हैं दोनों जानिब से, मैं समझता हूँ कि ये वहां पर जो डोमेस्टिक ऑडियंस है उसके लिए है, ताकि फेस सेविंग रहे, क्योंकि ईरान जो एक लार्जर कम्युनिटी, शिया कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है, जो शिया क्रिश्चियन बनता है कंप्लीट सीरिया, लेबनान और नीचे इराक, ईरान और यमन केडी के साहब, अंदर। दो तो दो वहां पे दो पहलू इसके ऐसे हैं, मैं चाहूंगा उस पर रोशनी डालिएगा। एक तो माहिरीन का ये ख्याल भी है कि ये नेतन्याहू की जानिब से एक फेस सेविंग है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि वो थोड़ा सा एक्सट्रीमिस्ट है माइंड उसका, और जायनिस्ट है, डेफिनेटली उसका पागलपन है, तो उसने एक तो फेस सेविंग भी की है, ये भी माहिरीन समझते हैं। और दूसरा, इस पर भी ज़रा रोशनी डाल दीजिएगा कि खलीजी ममालिक भी वो जो बहरी बेड़े इस वक्त मौजूद हैं उनको भी एक बड़ा ख़तरा समझते हैं, उस पर मुतादिद बार उन्होंने तशवीश का इजहार भी किया है। तो ये हालात कशीदगी की तरफ मजीद भी जा सकते हैं। नहीं, कशीदगी जो है वो लोकल लेवल लोकलाइज तो रहेगी। मैं समझता हूँ ईरान और जो इसराइल की जो कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है, बेसिकली 1979 का जब शाह ऑफ ईरान को उन्होंने डिपोज किया था, तो उसका शाह ऑफ ईरान के इसराइल के साथ बड़े अच्छे थे, लेकिन जब से खिलरजी आयतुल्लाह आए थे तो उन्होंने इसराइल को एक इलिजिटिमेट स्टेट करार दिया। उस वक्त से लेकर अब तक इनकी हॉस्टिलिटीज हैं और ईरान की प्रॉक्सीज आपस में लड़ रही हैं। जहां तक नेतन्याहू का ताल्लुक है और इसराइल का सब ताल्लुक है, नेतन्याहू दिसंबर 2022 में पावर में आए, तो उससे पहले उनकी जो पॉलिटिकल स्टैंडिंग थी वो खासा खा वीक हो गई थी, और लेफ्टिस्ट और जो राइटिस्ट इसराइलीज इवन तल अवीव में थे वो भी इसको क्रिटिसाइज कर रहे थे। जहां तक हिस्ट्री के हिसाब से देखें तो इसराइल जो है वो जितना भी फला फूला है वो हमेशा जंगों के अंदर, और स्पेशली जब डिवाइड आ जाए ज्यूज के अंदर, तो जंग एक ऐसी जो है एक जरिया होता है, टूल होता है कि जो नेशन स्टेट को ज्वाइन कर सकता है। तो नेतन्याहू ने बेसिकली जंग का सहारा लिया है, और जो भी कंफ्लिक्ट का बढ़ने का जो ताल्लुक है वो मैं समझता हूँ 3 क्विक वजह मैं अगर आपको बता दूं कि शायद वो जंग लोकलाइज रहेगी, मिडिल ईस्ट के अंदर शायद रहे, ये बाहर वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ नहीं जाएगी। वन, सबसे पहले ये कि लिथैलिटी ऑफ वेपन्स इतने बढ़ चुके हैं कि मेजर वॉर की तरफ कोई पार जाना नहीं चाहेगी। सेकेंडली, इस वक्त जो आपके रशिया चाइना जो एक तरफ हैं और अमेरिकन दूसरी तरफ हैं, तो इस रिसेशन का दौर भी है, एनर्जी उनको रिक्वायर है मिडिल ईस्ट से, तो कभी भी नहीं चाहेंगे कि वहां पर इस तरह की हो जाए कि वहां पे उनके एनर्जी क्राइसिस जो है उसको डील करना पड़ जाए। दूसरा ये कि भी जियो स्ट्रेटेजिक जो इन्वायरमेंट है या जियो स्ट्रेटेजिक जो इश्यूज होते हैं डोमिनेट करते हैं किसी भी स्टेट की बिहेवियर के ऊपर, अब वो जियो इकोनॉमिक्स से जो है वो रिप्लेस हो चुके हैं। तो जियो इकोनॉमिक्स बुरी तरीके से जो दुनिया की ऑलरेडी एक प्रेशराइज या अंडर प्रेशर जो इकोनॉमी है, जो फाइनेंशियल जो सिचुएशन है वो चैलेंज होने जा रही है। तो कोई भी इस वक्त ग्रेट पावर जो इसमें यूएस, चाइना और रशिया जिनके स्टेक्स यहाँ मौजूद हैं, वो शायद इस तरह की कोई हरकत नहीं करेंगे कि जिसमें एस्केलेशन हो। लेकिन एट द सेम टाइम, जैसे कि आपने कहा कि फेस सेविंग के लिए एक दूसरे के ऊपर हिट्स ये जारी रखेंगे ताकि इनकी जारदारी कायम रहे, और जो उन्होंने हमास से इलाका लिया है उसको मुकम्मल तौर पर काबू कर सके। और इस पर इलेक्शंस भी हैं यूएस के अंदर लेकिन कि इस जिसमें बाइडन ये और ट्रंप बात दोनों समझ जो से है। बालातर है ब्रिगेडियर साहब, इसमें माहिरीन जो है उनके एनालिसिस भी धरे के धरे रह गए हैं। बैक वक्त नेतन्याहू इतने महाज कैसे खोल सकता है कि इराक पर भी वो हमला कर रहा है, उन्हीं 24 आवर्स के अंदर वो जो है लिबनान पर तो एक कंटिन्यूटी, एक तसलसल नज़र आ रहा है, फिर वो ईरान की जो फौजी तनसीबात है उस पर भी हमला करता है, और एक जानिब एक ख़तरा मौजूद है यूरोप जिसमें कई ममालिक ऐसे हैं, जैसा कि आपको पता है कि इस वक्त तो है जर्मन जो है, ख़ासतौर पर फ्रांस और जर्मन जो है उनका भी स्टांस बहुत एक दूसरे से मुख्तलिफ है। 20% से ज़्यादा जो ऑयल है वो उसके लिए स्टेट ऑफ हुर्मस जो है वही वाहिद उसका रास्ता है। तो दुनिया को इस खतरे का इदराक नहीं है क्या
क्योंकि इससे तो ये कशीदगी पैदा हो सकती है, और अगर स्टेट ऑफ हुर्मुज़ की तरफ कोई मामला या ईरान उसको स्टक कर देता है तो यूरोप तो बिल्कुल इंडस्ट्रीज उसकी बैठ जाएंगी। जी बिल्कुल, इसीलिए यूरोपियन यूनियन जो अगर आपको देखें तो वो बड़ा माइल्ड किस्म का उसका रिस्पॉन्स है, और वो इसराइल को तंबीह करता हुआ पाया जाता है कि आप एस्केलेशन की तरफ ना जाएं। रीजन जो है ऑफ कोर्स आपकी एनर्जी है। जहां तक आपका इस बात का सवाल का जवाब कि वहां पर एस्केलेशन बढ़ सकती है और उसको कोई चेकमेट करने के लिए नहीं है नेतन्याहू को, तो 1991 से जब से गल्फ वॉर शुरू हुई थी, उसके बाद यू नेम एनी स्टेट इन द मिडिल ईस्ट, वो सब की सब जो है अपनी जो पार है, जो उनकी ताकत थी, जो किसी जमाने में सेलिब्रेट की जाती थी, इंक्लूडिंग ईरान, लेकिन वो जब से वहां पे रेवोल्यूशन आया था उसके बाद से दोबारा उसने रिगेन किया, तो हर स्टेट वहां पे वीकन स्टेट है कि जहां पे यूरोप और स्पेशली अमेरिकन जो है प्रॉपर तरीके से छाए हुए हैं इस वक्त। तो कोई स्टेट वहां पे जो है उतनी ताकतवर मिलिटरीली नहीं है। एक तुर्की जरूर है, लेकिन वो भी वेस्ट की तरफ ही देख रहा होता है अपने आप को नेटो के अंदर लेके जाने के लिए, तो उसका रिस्पॉन्स भी उस तरह से नहीं है। जॉर्डन में वहां देखा जाए तो और दीगर ममालिक में वहां बादशाहत है जो अपनी तवालत को अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए होते हैं। स्पेशली 2016 की जो अरब स्प्रिंग आया था उसके बाद से ज्यादा जो ट्रस्ट का एलिमेंट है वो अरब कंट्रीज के अंदर वो उसका फुकदान पाया जाता, तो एक यूनाइटेड रिस्पॉन्स वो कभी जनरेट कर ही नहीं पाए। तो जब मुत्तहिद ही नहीं होंगे तो नेतन्याहू के पास तमाम ऑप्शंस अवेलेबल हैं, वो जिस तरह मर्जी एक्ट करो, उसके पीछे अमेरिकन खड़े हुए हैं। और वो उसके साथ आपने देखा कि जब हसन ब्रिगेडियर नसरुल्लाह को भी साहब, शहीद किया गया नेतन्याहू तो उस अपनी वक्त यूनाइटेड काबीना नेशन से की जनरल असेंबली की खिताब मीटिंग करते चल रही थी, हुए, वहां पे उसने हमले जी को हुक्म दिया था। ब्रिगेडियर साहब, नेतन्याहू अपनी काबीना से खिताब करते हुए कहते हैं कि हमारे पास ग्रेटर इजराइल के लिए वक्त बहुत कम है और यही वक्त है जिसका हमने इंतखाब किया है। और फिर दूसरी जानिब हम अगर बात करें आईसीजे की बात करें, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की, या हम एचआरसी की बात करें जो इंसानी हकूक़ की कौंसल है, या हम सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें, यूएनजीए की बात करें, ये महज थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ पर कंट्रोल हासिल करने के लिए है, अपनी हेजमनी को, अपनी जारादारी को, अपनी मोनोपोली को जो है उसको मज़ीद जो है वो स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपने जितने उनके चार्टर हैं या जो बैनुल अक़वामी कवानीन हैं या जो जंगी जराइम हैं वो इम्पोज कर देता है। ये क्या इससे डिस्क्रिमिनेशन और क्या दुनिया तकसीम नहीं हो जाएगी? देखिए, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद रियलिस्ट पैराडाइम जो है मुकम्मल तौर पर छाया हुआ है, आइडियलिज्म टोटल खत्म हो चुकी है। लोगों के नेशनल इंटरेस्ट जो पावर पॉलिटिक्स हैं वो अब किसी भी स्टेट के बिहेवियर को वो रूल करते हुए पाए जाते हैं। तो लिहाजा इस वक्त माइट इज राइट की थ्योरी चल रही है। जितने आपके पास हथियार हैं, जितने आपके पास इकोनॉमी स्ट्रांग है, पैसे आपकी जेब में है, उतने ही आप दुनिया को जो है डिक्टेट करते हैं। जहां तक आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का ताल्लुक, स्पेशली यूनाइटेड नेशंस का ताल्लुक जो है कि जो दुनिया में अमन और बराबरी का सबक देता है, उसकी फंडिंग जो है तकरीबन 30-40% तो अमेरिकन देते हैं। तो जो फंडिंग देगा और जिसे तनख्वाहें लोगों को दी जाती है, तो पॉलिसीज भी उनकी मर्जी से बनेंगी। तो लिहाजा अब इसीलिए कहा जाता है कि मुसलमानों को स्ट्रांग होना पड़ेगा, ओआईसी को स्ट्रांग होना पड़ेगा, अरब लीग को स्ट्रांग होना पड़ेगा। लेकिन जब से 7 अक्टूबर 2023 की जब से क्लैशेस चल रहे हैं, तो आप देखें तो अरब लीग की और इनकी जो मीटिंग्स हुई हैं ओआईसी की, उसका ज्वाइंट कम्युनिके तक नहीं निकल सका है। और इंडिविजुअली जरूर सभी सऊदीया ने और पाकिस्तान ने इस जो अभी ये एस्केलेशन हुई है कल रात को, उसको कंडेम किया, लेकिन ऐसा जॉइंट रिस्पांस जो होना चाहिए एक्चुअली उसका फुकदान है। तो अगर माजी में आप देखें तो पिछले 2 दहाइयों के अंदर जितनी मुस्लिम ममालिक हैं उनको फाइनेंशियली, स्ट्रेटेजिकली, पॉलिटिकली और डिप्लोमेटिकली वीकन ब्रिगेडियर किया साहब, गया है। अब वो हम सबके उर्दन ने भी सामने तशवीश रीजन का इजहार किया है। ब्रिगेडियर लेकर आना साहब, है। ये ब्रेक थ्रू भी है कि उर्दन ने भी इस पे तशवीश का इजहार किया है। जी, बिल्कुल, अभी वो पोज़ीशन तो ज़ाहिर है उन्होंने ली होगी क्योंकि उनकी जो एयर स्पेस है उसके ऊपर से आए होंगे जहाज़, या फॉर दैट मैटर रात को जहाज़ कह रहे थे, अब मिसाइल्स कह रहे हैं, तो वायलेशंस तो उनकी भी हुई होंगी। तो लिहाजा उन्होंने ज़ाहिर है अपने डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए उसको कंडेम तो ज़रूर किया है, लेकिन जब बात एक्चुअल डिलीवरी के ऊपर आएगी तो मैं समझता हूँ कि अपने बायलैटरल रिलेशंस को और अपने नेशनल इंटरेस्ट, सिक्योरिटी इंटरेस्ट को और अपनी इकोनॉमी को सामने रखते हुए लोग फैसला करेंगे, व्हिच इज़ राइटली सो। तो मैं समझता हूँ कि आइंदा आने वाले दिनों में देखना होगा कि जो ईरान है उसका क्या रिस्पॉन्स होता है, लेकिन मैं नहीं समझता कि कोई इमीडिएट रिस्पॉन्स आएगा। डिफेंस उन्होंने कर लिया है, कोई एक दूसरे ने अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को खातिर ख्वाह एक मवाद दे दी है थैंक यू कहने के अपनी अपनी गवर्नमेंट्स को, उन्होंने अपने इक़्तिदार को तूल दे दी। तो मैं नहीं समझता कि कोई बड़ी जंग होने जा रही है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, मैं चाहूँगा कि इसी से जुड़ा हुआ जो एक ख़तरनाक इसका पहलू है, आर्म रेस के लिए या असले की दौड़ में जो ममालिक आगे आगे रहे, क्या आपको नहीं लगता कि उन्होंने जो फाइनेंशियल सैंक्शंस लगाई, बिलखुसूस हम अगर
दो स्टेट्स की बात करें, एक हम रूस यानी मॉस्को की, दूसरी हम तेहरान यानी ईरान की अगर बात करें, तो वो फाइनेंशियल सैंक्शन आज खुद उन ममालिक के लिए ही खतरा बन गई है जिन ममालिक ने फाइनेंशियल सैंक्शंस लगा के वहाँ के लोगों के फंडामेंटल बेसिक और जो इंसानी हुकूक और उनके जो राइट्स हैं उसको सलब किया था। आज वो खुद ही वो जिस आर्म्ड रेस से रोकना चाह रहे थे तो खुद उन्होंने उसको अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड की। देखिए, आर्म्स कंट्रोल एंड डिसआर्ममेंट जो है एक नारा बन के रह गया। कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्ममेंट जेनेवा बेस्ड है। वहां पर जब बड़े हथियारों को या जो अनकन्वेंशनल वेपन्स को रोकने की बातचीत करते हैं, तो वहां पर भी जो पावर पॉलिटिक्स, जो ग्रेट पावर पॉलिटिक्स है, वो डोमिनेट करती हुई नजर आती है। जहां तक टेक्नोलॉजी का ताल्लुक है, उसे कहा जाता है कि खुशबू की तरह है और ये फैलती है और आप रोक नहीं सकते हैं। तो ईरान को ले लें या कोई और भी स्टेट ले लें, तो उनकी जो इंडस्ट्री है वो इंडिजिनस रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके वो इस तरह के वेपन्स बना लेते हैं। तो जो बेसिकली प्राइमरी मिथ था इसको रोकने के लिए, जो आर्म्स कंट्रोल को कंट्रोल करने के लिए अगर आप देखें, तो उसमें खातर जो है कामयाबी नहीं हुई है। हाँ, ये जरूर है कि न्यूक्लियर ब्रिगेडियर वेपन साहब, ये स्टेट्स नुकता मैं जैसे जानना चाह केनेडी रहा ने हूं कहा कि था जब आपकी कि एक्सेस होती है, जो आपके बैनुल अक़वामी इदारे हैं जो कि खास तौर पर एटॉमिक एनर्जी को लेकर और दीगर जो उनके वेपन्स होते हैं उसके लिए एक चेक एंड बैलेंस रखते हैं, IAEA है, उसकी एक्सेस होती, जो दिफाई अताशी हैं उनकी एक्सेस होती और वहाँ पे ऑब्जर्व करने वाली टीमें जाती हैं, तो डेफिनेटली वो बात वावेला तो मच जाता है। लेकिन जब आपने सैंक्शंस लगाई होती हैं और इतनी बड़ी तादाद में आपने सैंक्शंस लगाई होती हैं, अब जैसे रूस जो है वो इतने जदीद हथियार तैयार कर चुका है कि अब वो तो अमेरिका उससे परेशान हो गया है। जी, बिल्कुल ऐसे ही। देखिए, जैसे मैंने पहले कहा ना कि टेक्नोलॉजी खुशबू की मानंद है। उसमें जब इंडिजिनस आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट आप करते हैं, तो फिर वेपन्स आप बना लेते हैं। ईरान ने भी इसी तरह से किया है। वो दवाइयां भी अपनी बना रहा है, बाकी चीजें भी कर रहा है। सिवाय लोग उसके बाहर उस तरह से ट्रेवल नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो इंडिजिनसली सर्वाइव कर रहे हैं। अपनी सिक्योरिटी को उन्होंने इंश्योर कर रखा है। तो लेकिन जहां तक आर्म्स कंट्रोल का ताल्लुक, उसमें न्यूक्लियर की प्रोलिफरेशन जरूर की है। कि जहां पे कैनेडी ने NPT से कुछ 10 साल पहले कहा था कि तकरीबन 25 स्टेट जो है न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स होंगे। ऐसा नहीं है। जैसे 5 और 6 7 हैं जो न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं। बाकी ये भी 8वीं नॉर्थ कोरिया भी है। तो उसके अलावा इतनी न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स नहीं बनी है। तो आर्म्स कंट्रोल उस लिहाज से तो जरूर उसने अपना कारगर काम किया, लेकिन जो कन्वेंशनल वेपन्स की लिथैलिटी को रोकना या जो उनकी रेंज को रोकना, उसमें जो है वो नाकाम हुआ है। और ये सिक्योरिटी डायनेमिक्स जो है बेसिकली वो डिक्टेट करते हैं किसी भी नेशन स्टेट को कि अपनी वेपन्स उन्होंने किस तरह के बनाने, बिकॉज उनकी जो डॉक्ट्रिन्स हैं उसके हिसाब से उन्हें वेपन से सपोर्ट करना होता है। तो लिहाजा उसको तो रोका जा नहीं सकता, लेकिन यहाँ पे रेस्ट्रेंट की अशद जरूरत है, क्योंकि इतनी कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस इसका दुनिया हो चुकी है कि लोगों के स्टेक्स बढ़ चुके हैं। और शायद यही वजह है कि स्टेक्स बढ़ने से जो बड़ी जंगें हैं वर्ल्ड वॉर 2 के बाद नहीं हुई हैं, और लोकल जंगें जो हम देखने में, लिमिटेड वॉर्स ही देखने में आती चली हैं। जी, ब्रिगेडियर साहब, कंक्लूड करना चाह रहे हैं थोड़ा सा, क्योंकि इस जंग को जहां तूल देने की बात की जाए तो मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स जो हैं मुख्तलिफ स्टेट्स की जानिब से जो है वो इसमें मज़ीद एग्रेशन पैदा किया है उसने। एंटोनी ब्लिंकन अभी हालिया दौरे पर थे, उन्होंने वहाँ के जो एयर चीफ हैं दीगर हैं उनसे मुलाकातें की, फिर उन्होंने नेतन्याहू से भी मुलाकात की, और फिर ये जो रिसेंट अटैक हुआ है उसको तल अबीब की जानिब से दिफा की एक मशक करार देना, और वो भी US की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के स्पोक्स पर्सन की जानिब से, ये कोई अच्छा शगुन है? आपको लगता है कि ये इस तरह की स्टेटमेंट जो है वो मजीद खतरात बढ़ा देगी और एक डिवीजन पैदा करेगी? बिल्कुल भी नहीं, ऑफ कोर्स नॉट। क्योंकि आप जंग की जो भी इस तरह की हरकत होती हैं या मूवमेंट होती है, उसको आप किस तरह सपोर्ट कर सकते हैं? बेसिकली रीजन वही है कि जैसे इसराइल को एक इलिजिटिमेट चाइल्ड कहते हैं अमेरिका का, तो ये उसकी कंटिन्यूटी है। मजीद ये कि इस वक्त वहां पर 2 महीने के अंदर वहां पे इलेक्शंस होने जा रहे हैं, और वहां पे रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स दोनों जो जूइश लॉबी है, न्यू कॉर्न्स, उनकी फेवर्स, उनके वोट्स विन करने की कोशिश कर रहे हैं। मजीद उनको तकरीबन खरबों रुपए इसको चाहिए, 4 खरब रुपए का एस्टिमेट है शायद वहां पे कि फंडिंग की जरूरत होगी इलेक्शंस के लिए। तो वहां पर जो जितने मल्टीनेशनल बिजनेसेस हैं वो सारे ज्यूज डोमिनेटेड हैं। तो लिहाजा ये पॉलिटिकल जिमिक भी हो सकता है कि आप उसके कॉज को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली दोनों पार्टीज जो हैं उनको ज्यूज की सपोर्ट अमेरिकन इलेक्शंस में चाहिए होगी, ताकि वो दोबारा कांग्रेस में या कैपिटल हिल में वापस आ सकें। तो लिहाजा ये पॉलिटिकल जिमिक है, इसमें कोई इतनी हैरान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने जैसे पहले कहा कि रियलिस्ट यानी आप पैराडाइम ये कह रहे हैं कि मुकम्मल तौर पे डोमिनेटेड है। अकेले ये कुछ भी कोई नहीं अवाम कर की सकता, राय लेकिन एट नहीं। द सेम टाइम ये ब्रिगेडियर नेशनल लेवल साहब, पे बड़ी लेवल के ऊपर जंग हो जाएगी। ब्रिगेडियर साहब, आपने जो नुक्ता उठाया इसका जी, मतलब
तो फिर यही अखज़ किया जा सकता है कि ये एक पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव के तहत ये सब कुछ हो रहा है। यानी अगर कोई इंटेंशन नहीं भी है लेकिन एक पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है और इंतखाबात में एज ए कार्ड के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि आपने जो ज्यूइश लॉबिंग की या उनके इन्फ्लुएंस की या उनकी डोमिनेशन की बात की है, तो यही एक फैक्टर है, फितरी नहीं है ये सब। जी देखिए, इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा जाता है कि जंग एक ज़रिया है, एक टूल है पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने के लिए। तो हकीकतन आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने के लिए सब कुछ हो रहा है, और स्पेशली जैसे मैंने अभी अमेरिकन इलेक्शंस की मिसाल यहाँ पर दी है, तो वो उसी ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए वॉर का टूल इस्तेमाल किया जा रहा है इंटरनेशनल लेवल पे। लोकल अगर डोमेस्टिक लेवल के ऊपर देखें, ईरान में इसका एलर्जी जो है वो इसी हद तक वीक है। जो रिवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं वो उसका वहां पे थोड़ा डोमिनेट करते हुए पाए जाते हैं, तो वहां पर भी जंग का एक सहारा लिया जा रहा है ताकि वहां पर एक अपनी जो उनकी रिट है उसको एस्टेब्लिश किया जा सके। इसी तरह इसराइल के अंदर, जैसे मैंने पहले कहा कि दिसंबर 2022 में इलेक्ट होके नेतन्याहू आया जरूर है, लेकिन जहां तक उस पर क्रिटिसिज्म का ताल्लुक है, अब भी वहां पे उसको क्रिटिसिज्म हो रहा है, तो वो जंग को इस्तेमाल कर रहा है अपने डोमेस्टिक पॉलिटिकल गेन्स के लिए भी। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जंग को एज अ जरिया इस्तेमाल किया जाता है इंटरनेशनल रिलेशंस की पढ़ाई के मुताबिक के ताकि पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जा सके। जी बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिनाज साहब हमारे साथ मौजूद थे, दिफाई उमूर के माहिर। उनका ये कहना था कि ये एक पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है क्योंकि अमेरिका में इंतखाबात होने जा रहे हैं और फिर डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स की कोशिश यही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उस ज्यूइश डोमिनेशन जो है उसकी एक्सेप्टेबिलिटी तो ऑलरेडी है, वो तो हमें वाज़े तौर पर नज़र आ रही है, लेकिन वो एक पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव ये है कि उस लॉबी को यूटिलाइज किया जाए, इस्तेमाल किया जाए अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव के लिए, वोट के हुसूल के लिए, इक़्तिदार को तूल और तक़वियत बख्शने के लिए। लेकिन क्या इंसानी जानों को कॉम्प्रोमाइज़ करके, किसी की सॉवरेनिटी, इंटेग्रिटी, उसकी सलामती को तार तार करके क्या दुनिया इससे मज़ीद तकसीम नहीं होगी? नो डाउट, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि इज़राइल के साथ जो जो ममालिक इस वक्त खड़े हैं वो बाकायदा सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये बात भी हमें समझनी होगी कि पूरा यूरोप सपोर्ट नहीं कर रहा। यूरोप के 1 से 2 ममालिक वाज़ेह सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि बाकी ममालिक जो हैं वो इस वक्त अपने शदीद खदशात का इजहार करते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि यूक्रेन वार की भी अगर हम बात करें तो वहाँ पे भी हमें डिवीज़न नज़र आया। इसी तरीके से जो मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल है उसमें भी यूरोप हमें एक तकसीम होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि यूरोप के अपने मफादात को भी कहीं ना कहीं वेस्ट से धचका पहुँचा है और उसका माजी मौजूद है। फिर ये जो सुप्रेमेसी है और वाइट सुप्रेमेसी, ज़ायनिस्ट, ये तो इसका उरूज व ज़वाल तो चलता रहेगा, लेकिन ये सुप्रेमेसी और हेजमनी फॉसिल फ्यूल से लेकर बाकी ये दुनिया के अमन के लिए बहुत बड़ा ख़तरा बनती जा रही है और आर्म्ड रेस जो है उसमें मज़ीद शिद्दत आ रही है। जिद्दत तो आई है लेकिन वो शिद्दत ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर सकी है। और जो मौजूदा सूरत हाल है मशरिक़ वस्ता की नाज़रीन, ये मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल यहाँ तक महदूद नहीं रहेगी। इन चिंगारियों से, इन सुलगती आग से कोई फिर बच नहीं पाएगा। तो मसाइल का हल जो है वो टेबल टॉक है, गुफ्त शनीद है। जिस तरह कतर ने कोशिश की, जिस तरह सऊदी अरब ने कोशिश की, दीगर ममालिक ने कोशिश की कि इस तनाज़े का हल निकाला जाए और एक सीज़ फायर की तरफ बढ़ा जाए। इसके लिए अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल मुतअद्दिद बार कह चुके, 2 मरतबा अब हम सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन को भी देखते हैं, फिर एक तरफ उस एक रेजोल्यूशन को नॉन बाइंडिंग करार दिया जाता है अमरीकी वजारत ख़ारजा की जानिब से। ये भी एक अफसोसनाक अमर है कि अगर सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन नॉन बाइंडिंग है तो फिर बाइंडिंग क्या होगा? ये तनाज़ात, ये जो जंगी कैफियत है इस वक्त मशरिक़ वस्ता में, ये किसी के लिए बेहतर नहीं है। कोई अगर ये समझता है कि उसका डिस्टेंस ज़्यादा है या किसी के पास इतनी रेंज की मिसाइल नहीं है कि वो 4000 या 4500 किलोमीटर दूर तक फायर कर सके, तो मज़ीद इसमें कशीदगी पैदा हो सकती है, सोर्सेज बहुत सारी इस्तेमाल हो सकती हैं। लिहाजा इंसानियत की बका सबसे ज़्यादा अहम है। जहाँ इंसानियत की बात नाज़रीन करते हैं तो वहाँ पर फिर इंसानी हकूक़ कौंसिल की खामोशी जो है वो भी बहुत सारे सवालात को उठाती है। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद लेबनान और गज़ा, ख़ास तौर पर जो शुमाली गज़ा है उसमें कत्ल व गारत का जो बाज़ार गर्म हुआ है और जो कत्ल व गारत और खून रेज़ी है उसके क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, ये होगा हमारा अगला मौजू एक ब्रेक के बाद।
मेरे वतन तेरी जन्नत में आएंगे एक दिन। इस उम्मीद पर, इस आस पर आज भी हर पाकिस्तानी उतना ही कायम है जितना उसके बाप दादा थे। अगर हम इतना ज्यादा बोलते हैं 24 करोड़ अवाम, तो फिर यासीन मलिक की आवाज को या कश्मीरियों की आवाज को कौन सा टाइम्स ऑफ इंडिया दबा सकता है? और ये काम पाकिस्तान ने करना है, पाकिस्तान के सफारत खानों ने करना है। और आज का प्राइम मिनिस्टर अगर किसी इशू पे सबसे ज़्यादा यकसू है तो कश्मीर की सूरत के हवाले से है। ये दुख वो शोला बने कि जिससे कहीं ना इम्कान तीरगी हो, तुम्हारे रास्ते में रोशनी हो। वेलकम बैक नाज़रीन। इज़राइल की जानिब से ईरान की फ़ौजी तनसीबात का हमला एक तरफ, लेकिन दूसरी जानिब इज़राइली अफवाज ने गज़ा में फ़लस्तीनियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए और मज़ीद 77 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। दर्जनों ज़ख्मी हो गए। एक मोहतात अंदाज़े के मुताबिक इस वक्त 42,847 जो फ़लस्तीनी हैं उनको शहीद कर दिया गया। 1 लाख से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हो चुके हैं। लाखों की तादाद में इस वक्त बेघर हैं और शुमाली जो गज़ा है उसमें फ़लस्तीनियों की सरज़मीन जो है उससे छीनने की भरपूर कोशिश की जा रही है। ये कहना है फ़लस्तीनी अथॉरिटी और उनके सदर महमूद अब्बास का। इसी हवाले से हमें ज्वाइन किया है शाहिद कियानी साहब, फॉर्मर इन्वेस्टर हैं। शाहिद कियानी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया। शाहिद कियानी साहब, बैनुल-अक़वामी जहाँ ताल्लुकात की हम बात करते हैं, सिफारतकारी की बात करते हैं, तो बात समझ आती है जहाँ एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है या जहाँ पे माशी मफादात होते हैं। लेकिन यहाँ पे तो हालात मज़ीद कशीदगी की तरफ जा रहे हैं और एक डिवीज़न हमें नज़र आ रहा है। इज़राइल की जो सपोर्ट करने वाले ममालिक हैं, अब वो काफ़ी हद तक डिप्लोमेटिक आइसोलेशन का शिकार होते हुए भी नज़र आ रहे हैं और फॉर्मेशंस और सफ़बंदियाँ जो हैं वो मज़ीद तेज़ी और बड़ी शिद्दत से सामने आ रही हैं। दुनिया किस तरफ जा रही है शाहिद कियानी साहब? लेकिन जी मैं अगर बताऊं, जिससे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस वक्त जो गल्फ के लीडर्स हैं जिसमें क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, वो यूरोपियन हेड ऑफ स्टेट ऑफ गवर्नमेंट को ब्रसेल्स में मिले हैं वेडनेसडे के दिन कि किसी तरीके से ये सिचुएशन जो है एक्सट्रीम की डेंजरस हो गई है, एस्केलेशन ऑफ मिडल ईस्ट में, इसको कितना कितना रिड्यूस किया जाए, कम किया जाए। इसमें गल्फ के सारे ममालिक वहाँ पर हैं, बहरीन है, कुवैत है, ओमान, कतर, जिसका नाम है, सब वहीं पर। अब वो दोनों चीजों में डिस्कस हो रही है, मिडल ईस्ट के अंदर भी और यूक्रेन के ऊपर। जहाँ तक यूक्रेन की बात है, वो तो एक साफ आपको नजर आता है कि अमेरिका और वो कहते हैं ना, वो कुछ कोल्ड वॉर के आपको असरात नजर आते हैं कि अमेरिकन ये एक वो मूव है टू कंटेन जो रशियन जो वहाँ पर इन्फ्लुएंस हो साइड पर। अब वो ये कि जी किसने पहले शुरू किया क्या कि वो तरह चीज है, लेकिन वो अब मैं आपको इतना बताऊं कि वो जंग इतनी देर से जारी थी, उसको लोग भूलते जा रहे हैं। असल फोकस अब आ गया है जो इजरायली एग्रेशन है लेबनान के अंदर, गाजा में, दोनों जगह खत्म नहीं हुई। गाजा का तो लोग लगता है भूल चुके हैं, वहां पर जिस तरह अभी आपने बताया 45,000 कुछ बंदे जो हैं वो मर चुके हैं कंटेनमेंट, अभी उसमें कोई रुकावट नहीं आई। तो ये एक ऐसा दुख है कि फलस्तीनी जो वहां पर गाजा में है, मैं एक बात आपके साथ साफ कहूंगा, जिनसे नहीं पूछा गया जब ये जंग शुरू हुई, जिसका भी कसूर था उनसे तो नहीं पूछा गया, उन बेचारे गरीबों को, उनकी अगली नस्लों को भी खत्म कर दिया गया। और अब जो यहाँ पर मुल्क हैं, दुख तो ये होता है माजरत के साथ कि बहुत सारे ममालिक जिनके, मुसलमान ममालिक जिनकी उनके साथ ताल्लुकात हैं इसराइल के साथ, मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा सीरियस अटेम्प्ट किया गया है कि उनके साथ उनको कहा जाए, इसराइल को इंग्लिश में कहते हैं इनफ इज इनफ, जंग बंद की जाए। जहां तक आपने ये बात कही है कि जी सिक्योरिटी काउंसिल की, तो मुझे आप बता दें कि 1945 से जब से ये सिक्योरिटी काउंसिल बनी है, वीटो पावर मिले, आज तक कभी कोई मुझे एक जंग बता दें जिसके अंदर सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर
जो बड़े ममालिक हैं, स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स हैं, वेस्टर्न एलाइज हैं, उनने कोई ऐसी कभी कोशिश की हो कि ये जंग बंद हो जाए। अब जहाँ तक इसराइल की बात है, इसराइल ने तो जो ये अमेरिका के अंदर इलेक्शन हो रही है, माने नहीं माने, उसका फायदा उठाया है, क्योंकि वहाँ पर जो दोनों लीडिंग कैंडिडेट्स हैं वो एक से एक आगे बढ़ते जा रहे हैं कि हाँ जी, उन्होंने कोई बात नहीं करते कि जंग बंद की जाए, कि जी इसराइल को जो सिक्योरिटीज की उसकी दी जाए। तो फिर आप मुझे बता दें, वो अंग्रेजी में कहते हैं स्पेयर द रॉड स्पॉइल द चाइल्ड। उनको वो लफाजी तो कही जाती जंग बंद की करके है, लेकिन उनको जो हथियार देने बंद नहीं कर रहे, न सपोर्ट उनकी बंद हो रही है। अब तो हालत ये हो चुकी है, मुझे नजर आता है कि अमेरिकन प्रेसिडेंसी की बस ही है कि जी इसराइली जो लीडर हैं वो सुनते ही नहीं। अब देखें, ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यूएस के ब्लिंकन हर तीन हफ्ते के बाद वो जा रहे होते हैं और मिडिल ईस्ट की विजिट पर इसराइल में। ये क्या करने जा रहे हैं, मुझे बताएं आप, वो क्या कहने जा रहे हैं? आजकल के जमाने में क्या प्रेसिडेंट की ढूंढ करके एक फोन कॉल करें, उनको कहें और पब्लिक कहें कि जी हम आपको हथियार नहीं देते, आप जंग बंद करें, क्योंकि जितना जुल्म होना था वो हो चुका। क्यानी साहब, आप जो बात करें डेफिनेटली उसका जवाब भी आपने खुद दिया और बड़ा आपने खूब कहा कि इस वक्त जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है या यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का वहाँ पे जाना है, ये तो जो ज्यूइश डोमिनेशन है उसको एक्सेप्ट करना और उससे फ़ायदा उठाने वाली बात ही है ना सर? देखो जी, शुरू से जब से मैं आपको इतना बता दूं इसराइल बना है और आज तक वेस्टर्न कंट्री स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स और जो उनके अंदर जूश लॉबी है, जूश लॉबी सिर्फ अमेरिका के अंदर नहीं है, जूश लॉबी सारे वेस्ट के अंदर है। वो एक गिल्ट है कि जी जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में नाजीज के जमाने में इनके साथ जो जुल्म हुआ, ठीक है जी, ये है तो हम जी इनके साथ खड़े रहे बगैर ये सोचे। कुछ इंग्लिश में उन्होंने कहा है ना कि नेवर अगेन, कि दोबारा ऐसे हमारे साथ नहीं होगा। भाई वो अपनी जगह पर है। किसी ने उनके साथ जो जुल्म यहूदियों के साथ उस वक्त में जो हुआ सेकंड वर्ल्ड वॉर, उसकी कोई कंडोन नहीं कर सकता, कोई नहीं कहता कि ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप वही जुल्म, वही बर्बरियत जो है फलस्तीनियों को उनके पहले जमीन पर कब्जा किया गया, उसके बाद आज तक वो उनके साथ बर्बरियत हो रही। बल्कि आपको तो सबक सीखना चाहिए था। सर बटन रसल ने कहा था कि ये मामला है कि इनके साथ जुल्म हुआ है लेकिन इनको कोई सबक हासिल नहीं। भैया आपके साथ जुल्म हुआ, आप तो डबल ट्रिपल जुल्म कर रहे हैं, रुकने का नाम ही नहीं लेते। और मैं हैरान हूँ, वो कंट्री जो अपने आप को कहती है वेस्टर्न सिविलाइजेशन, ह्यूमन राइट्स और राइट्स ऑफ माइनॉरिटी, आज वो बिल्कुल माजरत के साथ है, खामोश है, कोई नाम लेने के तैयार नहीं। मैं तो एक थोड़ा सा मैं बार बार ये कहूँगा कि मुस्लिम ममालिक जिनके ताल्लुकात इनके साथ हैं, उनको चाहिए कि बिल्कुल बिलीव करें, मीटिंग्स ऑफर भी जरूर करें, लेकिन डेलीगेशन ऑफ देयर फॉरेन मिनिस्टर्स शुड विजिट इसराइल एट दिस टाइम राइट नाउ एंड टेक इनफ इज इनफ। आपकी मायराना राय और आपके जो सिफारती तजर्बात हैं उससे हमने इस्तेफादा किया, हम हमेशा करते रहते हैं। क्यानी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शायद क्यानी साहब हमारे साथ मौजूद थे, फॉर्मर इन्वेस्टर। और अब हम स्टूडियोज़ की तरफ आते हैं और बाबर गौरसी साहब, आपने तमाम माहिरीन की गुफ्तगू सुनी और इस गुफ्तगू का ख़ुलासा तो शायद अब पेश करने की ज़रूरत भी नहीं है कि माइट इज़ राइट है, ज़ोरावर है, ताकत का बेदरीग इस्तेमाल है, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव उसके पीछे है। इज़राइल की हिमायत में और उसकी मुखालफत में जो ममालिक हैं, अब उसकी वजाहत भी हो चुकी है। दुनिया को तकसीम करने के ये मतरादिफ है, क्योंकि जो ममालिक अपने मफादात को देखते हैं, लेकिन पाकिस्तान का जो एक रोल रहा है हमेशा से इज़राइल को लेकर, और पाकिस्तान तो फ़िज़िकल अगर हम देखें तो वो इमदाद कर रहा है। अब पाकिस्तान ने इसी हवाले से जो है सामान की तरसील का सिलसिला भी जारी रखा है। NDMA ने इस्लामाबाद इमदादी सामान की 13वीं खेप जो है वो गज़ा और लबनान रवाना कर दी है। वज़ीर आज़म के इस हवाले से खुसूसी अकाउंट भी बनाया गया है और बैरिस्टर अकील ने बताया कि फ़लस्तीन और लबनान के लिए 100 टन इमदादी सामान भेजा जा रहा है। दूसरी जानिब जो उनको तिब्बी तालीम के लिए और ख़ास तौर पर मेडिकल कॉलेजेस के लिए जो फ़लस्तीनी तलबा हैं, उनके लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तान की जानिब से, इस खैर सगाली के पैगाम को, इस हमदर्दी को, इंसानी बुनियाद पर जो पाकिस्तान का ये फैसला है, इसको भी, इस पर भी ज़रा रोशनी डालिएगा। देखिए डॉक्टर साहब, ये बहुत अच्छी और खुश आइंद बात है। देखिए पाकिस्तान जब से बना है उसकी जो आइडियालॉजी है
वो पहले दिन से क्लियर है कि हमने इजराइल को तस्लीम नहीं करना, और उसकी बुनियादी वजह जो है वो फ़लस्तीन का मसला है। अभी जो आपने बात की है कि पाकिस्तान बिल्कुल खुलकर हर तरीके के साथ उनकी इमदाद कर रहा है, वो सियासी हो, वो इखलाकी हो और वो सफारती हो, कोई ऐसा महाज नहीं है यहाँ पे पाकिस्तान ने उनकी मदद नहीं की, क्योंकि हमारे से वो दूर हैं। लेकिन हमने उसके बावजूद, ये जिस तरह आपने बताया कि NDMA जो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उनके ज़रिए उन्होंने ये बहुत से ऐसा सामान भेजा है जो उनकी ज़रूरियात का, जिसमें मेडिसिन भी शामिल है, खाने की चीज़ें शामिल हैं, और इसी तरह पहनने की क्लॉथ, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि उनकी ज़रूरत के इस्तेमाल की हैं। अभी आप देखेंगे जिस तरह उन्होंने फ़लस्तीन के जो तलबा हैं उनको कहा है कि वो पाकिस्तान में आएँ और तालीम हासिल करें, मुख्तलिफ मेडिकल कॉलेजेस में जो है उनको दाखिला दिलवाया जाएगा। वज़ारत जो सेहत है वो भी खुसूसी इंतज़ामात कर रही है। उनके जो कोऑर्डिनेटर है इस वक्त डॉक्टर मुख्तार अहमद बर्ट, वो भी, उन्होंने भी स्पीच की, वेलकम, और इसी तरह प्राइम मिनिस्टर ने भी उनसे बात की और उन्होंने कहा कि फ़लस्तीन के जो ये तलबा हैं ये मुझे पाकिस्तान के तलबा से ज़्यादा अजीज़ हैं, ये मेरे लिए मेरे बच्चों की तरह हैं। तो आप देखें कि जब एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो होगा, हेड ऑफ़ गवर्नमेंट होगा, वो इस तरह की बात करता है, तो इसका मतलब होता है कि वो पूरी दुनिया को भी एक मैसेज कन्वे कर रहा है कि दुनिया को भी अब सोचना होगा। जिस तरह भी बात हमारे पैनलिस्ट ने की है कि इस वक्त जो जितनी इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं वो खामोश क्यों बैठी हैं, इसलिए कि यहाँ पे मुसलमान बसते हैं। अगर यही लड़ाई कहीं पे होती, यहाँ पे जूस होते, क्रिश्चियन होते या दूसरी कम्युनिटी होती, और ईस्ट तैमूर का मामला को बहुत थे। जल्दी हल कर दिया, इसलिए कि वहाँ पे क्रिश्चियन कम्युनिटी ज़्यादा थी। वहाँ पे यूनाइटेड नेशन ने भी अपना बड़ा रोल प्ले किया। अनफॉर्चुनेटली मुझे कहना पड़ेगा कि यूनाइटेड नेशन का जो रोल फ़लस्तीन के हवाले से है वो बिल्कुल ठीक नहीं है, इसराइल के हवाले से है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। वो भी उन्हीं को सपोर्ट कर रहे हैं, और जितनी इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं इंडिविजुअली तो बहुत से लोग जो हैं वो इसके ख़िलाफ़ हैं, लेकिन कलेक्टिवली अगर देखें तो उनका कोई अभी तक प्रेशर नहीं आया इजराइल के ऊपर। अभी भी आप देखें कि 40,000 से ज़्यादा लोग जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जजमेंट को देख लें जी, आप अक़वाम मुत्तहिदा की रूलिंग को देख लें, सिक्योरिटी काउंसिल की मुतादिद जो अभी रिसेंट जो 2 सिक्योरिटी काउंसिल्स के इजलास का एलामिया निकाल कर देख लें, नहीं वो उस पे तो कान ही नहीं धरे, उस पे तो नेतन्याहू ने उसको किसी को पूछते नहीं। देखें ये जो करारदादें होती हैं या ये जो चीज़ें होती हैं ये तो सिंबॉलिक है। देखें जो एक्शन लिए जाते हैं वो आपके सामने है। जिस तरह आपने ईस्ट तैमूर और साउथ सूडान की बात की है, ये तो आपके सामने है। क्यों प्रेशर नहीं डाला जा सकता? क्यों तमाम दुनिया जो है, यूरोप, अमेरिका और ये दूसरे लोग क्यों नहीं प्रेशर डालते? पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स है, और पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव जब तक 5 नवंबर का इलेक्शन 2024 का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन अमेरिका में नहीं हो जाता, उस वक्त तक ये चीज़ें चलती रहेंगी। और नुकसान किन का हो रहा है? वहाँ पे बच्चों का नुकसान हो रहा है, वहाँ के फ़लस्तीन के लोगों का नुकसान हो रहा है, उनकी जानें जा रही हैं। बाकी तो दुनिया जो है उनको तो कोई अपने इश्यूज़ का उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड वर्ल्ड लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ के भेड़ बकरियां हैं, उनसे इस तरीके से ये देखें भेड़ बकरियों की तो आपने बात की, ये सलूक जो थर्ड वर्ल्ड है, डिस्क्रिमिनेशन जो है, ये थर्ड वर्ल्ड की बात नहीं करता। डिस्क्रिमिनेशन जो है वो यही तो फैक्टर्स होते हैं, यही तो डिस्क्रिमिनेशन है जो आगे जाकर पसंदी को फरोग देती है। ही तो आपने देखा है कि दुनिया जो है वो तब्दील होती है, इनकलाब आते हैं, इसी वजह से आते हैं। लेकिन जहाँ पे तो डिस्क्रिमिनेशन से की ऊपर की बात है, यहाँ पे तो एक मज़हब जो है उसको बेस बनाकर ये तमाम चीज़ें की जा रही हैं। अब उस फ़लस्तीन के अलावा अगर आपने देखा है कि इस वक्त पूरी दुनिया में जहाँ पे इजराइल अटैक कर रहा है, किसी ऐसे मुल्क पे अटैक नहीं कर रहा जहाँ पे क्रिश्चियन कम्युनिटी है, वो उन्हीं ममालिक पे अटैक कर रहा है, इराक़ पे, ईरान पे, जहाँ पे आपने देखा है कि मुसलमान कम्युनिटी ज़्यादा है। इसके अलावा अगर आप देखें कि जो उन्होंने कहा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमले जो हैं तेज़ कर दिए जाएँ, कि इंसानी हकूक़ की तंजीमों को तो ये कहना चाहिए, इसके ऊपर प्रेशर डालना चाहिए, इसके ऊपर बहुत सी चीज़ें करनी चाहिए। ऐसे इन्फ्लुएंसर जो ममालिक हैं उनको आगे आना चाहिए, लेकिन एक भी मुल्क जो है वो आगे नहीं आ रहा। यूरोप जी अब थोड़ा नहीं, यूरोप आया है इंडिविजुअली तो ठीक है, लोगों की जो राय है वो हुकूमतों के खिलाफ है, लोग जो हैं वो इजराइल के खिलाफ है। राय आमा तो ठीक है जी, राय आमा ठीक है, लेकिन जो इम्पैक्ट है वो ज़ीरो है। अभी आप देखें कि अब मिडल ईस्ट के ऊपर भी जो है प्रेशर डाला जा रहा है कि आप जो है वो पीछे हट जाएं, आप फ़लस्तीन की हमायत से पीछे हट जाएं, आप ईरान की हमायत से पीछे हट जाएं, ताकि हम उसको ज़्यादा प्रेशराइज कर सकें, क्योंकि मिडिल ईस्ट में जो है यूरोप का और अमेरिका का बहुत ज़्यादा नेटो के अंदर हमने वाहिद जो है वो अब डिवीज़न हमने देखा, ख़ास तौर पर काबुल फॉल हमने देखा जब वहाँ से विड्रॉ किया US फोर्सेस ने,
तो उसमें हमें यूरोप, हमें तो नहीं, वो जर्मनी देखिए- के सरबराह ने तो खुलकर कह दिया कि ये तो हमारे मुंह पे तमाचा मार दिया। जी वो देखिए, वो जो उनका एक फ्लाइट ऑपरेशन हुआ था देखिए, और ये आपने सबसे देखा है कि वो उजलत में इनखला हुआ था। कितने 2-3 डेकेड्स वो वहाँ रहे, 9/11 के बाद वो एंटर हुए और उसके बाद जो उन्होंने टारगेट अचीव करने थे अनफॉर्चुनेटली वो भी नहीं कर सके। देखिए तकरीबन 3000 अरब डॉलर्स का उनका जो है फाइनेंशियल लॉस हुआ और उसके अलावा लेकिन जो बाबर गौरसी दूसरे- साहब, आपका ये नुक्ता भी बड़ा अहम है और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ट्यूनिस हो, शाम हो, अलजायर हो, इराक हो, अफगानिस्तान हो, अब ईरान हो, लेबनान हो, गज़ा हो यानी फ़लस्तीनी हो, यही जुल्म का शिकार होते हैं और यही कीड़े मकोड़ों की जो है उसको हैसियत दी जाती है और उनके कत्ल को कत्ल या उनके खून को खून नहीं समझा जाता है, जो मुश्किलात डेफिनेटली पैदा करेगा। दुनिया को इसका इदराक भी होना चाहिए। हम क्योंकि इस पर तो हम बात करते हैं लेकिन हमारा एक सेगमेंट होता है, क्योंकि हम अपने शायकीन क्रिकेट का भी खुसूसी तौर पर एहतमाम करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं। तो शायकीन क्रिकेट के लिए अच्छी खबर है तो अनु मुबारक होए सर, पाकिस्तान की टीम नू भी मुबारक होए कि पाकिस्तान बिलाखिर ये सीरीज़ जीत गया, टेस्ट सीरीज़ जीत गया। आज जब मैंने ये खबर सुनी तो मुझे बहुत खुशी हुई कि काफ़ी अरसे के बाद पाकिस्तान ने जो है कम बैक किया है और ख़ास तौर पर जो पाकिस्तानी बैट्समैन भी हैं उनकी आउटस्टैंडिंग, इससे पिछले टेस्ट में भी उनकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही है। गो के पाकिस्तान ने जो है वो टेस्ट क्रिकेट में जो है अपना एक रिकॉर्ड तो कायम किए, इतने रन बनाने के बावजूद भी वो पहली जो सीरीज़ थी वो नहीं जीत सके थे या मैच नहीं जीत सके थे। तो रावलपिंडी टेस्ट में पाकिस्तान ने इंग्लैंड को शिकस्त दे दी है, 2-1 से सीरीज़ अपने नाम कर ली है। से समथिंग अबाउट पाकिस्तान टीम। देखिए क्रिकेट टीम के हवाले से हम हमेशा बात करते आप हैं, तो जो- आपकी माहिराना राय भी जरूरी है। क्रिकेट टीम जो हमारी है ये एक अच्छी टीम है, लेकिन आप देखेंगे क्रिकेट जो है ना वो बाई चांस गेम होती है। कभी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस होती है, विकेट बहुत अच्छी हो जाती है, कभी आपने देखा है कि बैट्समैन बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखा देते हैं, कभी नहीं होता। जब पहला हम टेस्ट हारे तो आपने देखा है कि उसके बाद बहुत आपने देखा है कि मार्जिन से हमें हराया गया, वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बन गया, लेकिन उसके बावजूद हमने जो इंग्लैंड जैसी टीम को जो है वो शिकस्त दी है। सर अब ये बाई चांस से ज्यादा टेक्निकल हो चुका है। टेक्निकल हो चुका है, बात भी ठीक है। अच्छा अब देखें, जब आपने शिकस्त दी है उनको, अब आपके हौसले बुलंद हो गए। और दूसरा ये है कि अभी चैंपियन ट्रॉफी भी आने वाली है और इससे ये होगा कि पाकिस्तानी जो टीम है इसका मोराल जो है अप होगा। और दूसरे जो खासकर मोहसिन नकवी साहब के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद करते हैं लोग सोशल मीडिया पे भी, और ये भी आपने देखा है वो क्रिकेट बोर्ड के सरबराह भी हैं, इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, तो वो टाइम अब मेरा ख्याल है क्रिकेट बोर्ड को उन्होंने दिया, उनके साथ काफ़ी तब्दीलियां भी की हैं। तो आप देखेंगे मैनेजमेंट के हवाले से भी आप देखेंगे कि अच्छी तब्दीलियां हुई 3 हैं। साल बाद सर, जी। 3 साल बाद यानी 2021 के बाद होम टेस्ट सीरीज जीतने में कामयाब हुए कामयाब देखे ना। और और टेस्ट 9 सीरीज- साल बाद इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट जी, सीरीज में देखिए फतह हासिल सबसे की। बड़ी बात यह है कि जो पाकिस्तान को आइसोलेट किया हुआ था ना, अब तमाम टीमें पाकिस्तान में आकर यहीं पे आप देखें मुल्तान जैसे शहर में जाके टेस्ट क्रिकेट हुआ है, अभी आप देखें पिंडी में तो होता ही रहता है। तो इसलिए पाकिस्तान में जो क्रिकेट की बहाली भी हुई है ये भी एक अच्छी बात है। और पाकिस्तान में जो है क्रिकेट जो है बहुत पॉपुलर गेम भी है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि एक तो आपको पता है ये कॉस्टली गेम नहीं है, एक बैट 6 लोग चाहिए या 4 लोग भी चाहें तो खेल सकते हैं। तो इसलिए अब लोग मोटिवेटेड भी होंगे और जो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है वो अपनी Definitely मोराल हाई होता है, मोराल बिल्कुल हाई हुआ है। और हम मुबारकबाद भी देते हैं। और दूसरा ये है कि हमारे जितने शायकीन हैं हमारे समेत, उनको देखें जब कोई टीम हार जाती है तो उनको बाबर तनकीद गौरसी नहीं साहब करनी आपका चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अब बाबर गौरसी साहब ने बाई चांस कहा, क्रिकेट बाई चांस, जैसे हम सुनते थे कि हॉकी बाई स्टेमिना, फुटबॉल बाई पावर और क्रिकेट बाई चांस, लेकिन मैं उसमें एक चीज़ का इजाफा करता चलूँ, हमें बड़ी अच्छी तरह याद होना चाहिए सईद अनवर हमारे आउट क्लास बैट्समैन थे और उनकी हिट्स, उनके जो सिक्स थे और जिस तरीके से वो फ्रंट फुट पर आकर खेलते थे, तो ऑस्ट्रेलिया की टीम जो थी उसने टेक्निकली जो है काउंटर किया और सईद अनवर को एक बाउंस दे दिया जाता था और एज हो जाता था, कैच हो जाता था पीछे। तो वो टेक्निकल बुनियादों पर भी थोड़ा सोचना चाहिए, सिर्फ प्रैक्टिस ही काफ़ी नहीं है। जो जिस टीम के साथ आप मैच खेलते हैं तो उसके जो बैट्समैन होते हैं या बॉलर्स थोड़ा सा मॉनिटर किया करें कि उनकी बॉल्स किस तरह आती हैं, वो किस तरह, क्योंकि टेक्निक भी अब बाई चांस के साथ साथ जो है वो शामिल हो चुकी है, उसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।